गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, और हम लोग फंडामेंटल्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बच्चे चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसी को आज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बच्चे सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है, हमारी पार्टनरशिप डीड है, हमने अगर नहीं बना रखी है या फिर एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट इन द सेंस साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, तो बच्चे कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो वो प्रोविजंस क्या क्या थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं प्रोवाइड करा जाएगा। फिर बच्चे सैलरी बोनस या फिर कमीशन, सैलरी बोनस या कमीशन किसी भी तरीके का पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, तो नॉट अलाउड। फिर बच्चे हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, तो उनसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है, तो वो भी किसी तरीके की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। फिर बच्चे जो लास्ट पॉइंट है कि अगर पार्टनर ने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, ठीक है, कोई लोन दे रखा है और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होना चाहिए, 6% पर एनम पे होना चाहिए। फिर बच्चे हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझा था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था। फिर बच्चे हम लोग एक आ गए थे कि पार्टनर्स के जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते थे। एक होता था फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और एक होता था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो बच्चे फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर हम लोग दो अकाउंट्स बनाते थे, एक तो होता था कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा होता था, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो बच्चे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस आते थे, एक तो होता था एडिशनल कैपिटल और एक होता था हमारा क्या, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने समझी थी कि अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं तो बच्चे सिर्फ दो तरीके के ट्रांजैक्शंस आते थे कैपिटल अकाउंट में। एक होता था अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है फर्म में या फिर कोई कैपिटल का विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें किसमें आती थी, कैपिटल अकाउंट में आती थी। और बच्चे करंट अकाउंट में रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस जो भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कर रहा है, तो बाकी सारे ट्रांजैक्शंस कहां पे आते थे, करंट अकाउंट में आते थे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ये सब चीजें किसमें आती थी, हमारे करंट अकाउंट में आती थी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आती थी। तो बच्चे ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ रखी हैं, ठीक है। फिर बच्चे हम लोगों ने आए थे तो हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में भी समझा था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अगर मैं इन दोनों अकाउंट्स को साथ में क्लब कर दूं तो बच्चे वो मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम हो जाता था। तो बच्चे आज तक जो हम लोग कैपिटल अकाउंट्स बनाते चले आ रहे तो वो हमारी किसमें थे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम मेथड के अंदर ही हम लोगों ने बनाया। तो बच्चे फ्लक्चुएटिंग में सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स एंड ऑल, ड्राइंग्स भी इसी में आ जाती हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन। तो बच्चे ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ ली थी। तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना होता था ये भी सीखा था कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे आया जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग आने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोजिंग कैपिटल पे अगर हम एप्रोप्रिएशंस को अगर हम लोग लेस कर दें, एप्रोप्रिएशंस जितने भी हम लोग कर रहे हैं
वो अगर हम लोग लेस करते हैं, एप्रोप्रिएशन हमारे कौन कौन से होते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड ऑल, सैलरी वगैरह अगर मैं दे रहा हूँ, प्रॉफिट्स अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये सब एप्रोप्रिएशन अगर मैं लेस कर दूँ, और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें अगर मैं ऐड कर दूँ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर मैं ये सब चीज़ें ऐड कर देता हूँ तो बच्चे मेरा क्या निकल के आ जाता था, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता था। तो बच्चे हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा था, क्योंकि हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ रखी थी। तो चलो बच्चे अब हम लोग आज और आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करते होंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करते होंगे इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जर्नल एंट्री इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे बेसिकली हमें दो जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। सर दो क्यों पास करनी होती है बच्चे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं। तो फॉर एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ये हम लोग एप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बच्चे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या एंट्री पास कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ये जो दो जनरल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये दो जनरल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। फिर चलो बच्चे हम लोग एक आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, आप लोग मेरे साथ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप लोग आ जाओ मेरे साथ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 31st March 2018, after closing the books of accounts, their capital accounts stood at rupees 4,80,000 and rupees 6 lakh respectively. On 1st May 2017, X introduced an additional capital of 1,20,000 and Y withdrew rupees 60,000 from his capital. On 1st October 2017, X withdrew rupees 2,40,000 from his capital and Y introduced rupees 3 lakh. Interest on capital is allowed at the rate of 6% per annum. Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate of 6% per annum had been omitted. The profits for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 2,40,000 and the partners drawing had been X की कितनी है 1,20,000 and Y की 60,000. Compute the interest on capital if the capitals are fixed or fluctuating. तो बच्चे हमें फिक्स्ड कैपिटल के केस में भी इसको कैलकुलेट करना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में भी इसको हमें कैलकुलेट करते हुए चलना है। तो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ने हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल बता रखा है, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2018 के बैलेंसेस दे रखे हुए हैं। तो बच्चे 31 मार्च का दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना पड़ेगा। तो बच्चे क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चे सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15।
तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 अब हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले बच्चे मेरे को क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है और मेरे को एक्स और वाई दोनों की निकालनी है। तो बच्चे क्लोजिंग कैपिटल मेरे को क्या दे रखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल जो मेरे को दे रखा है वो कितना है 4,80,000 एंड 6 लाख रुपीज। ठीक है, ये मेरे को क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हुआ है। फिर बच्चे फर्स्ट में 2017 को एक्स इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल। तो बच्चे एडिशनल कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। एडिशनल कैपिटल मैंने क्या करा यहाँ पे लेस कर दिया, एडिशनल कैपिटल मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। तो बच्चे एडिशनल कैपिटल कितना था एक्स का 1,20,000 रुपीज। ठीक है, 1,20,000 रुपीज एंड वाई विड्रू रुपीज 60,000 फ्रॉम इस कैपिटल। तो बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो बच्चे विड्रॉल ऑफ कैपिटल मेरा कितना है 60,000 रुपीज का, तो वो मैंने क्या करा वाई में ऐड कर दिया। फिर बच्चे क्या दे रखा है कि 1 अक्टूबर 2017 में एक्स विड्रू रुपीज 2,40,000 फ्रॉम इस कैपिटल। तो बच्चे एक्स ने 2,40,000 रुपीज अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लिया, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और वाई ने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 लाख रुपीज, तो बच्चे मैंने 3 लाख रुपीज यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, सॉरी लेस कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और बच्चे ड्राइंग्स दे रखी हुई हैं। तो बच्चे क्या हम लोग ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए? नहीं सर नहीं, ये चीज नहीं होती है। तो बच्चे बस इतने आइटम्स ही आते हैं और हमें क्या करना है, अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेना। हमने अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा 4,80,000 माइनस 1,20,000 प्लस 2,40,000। तो बच्चे मेरा एक्स का जो ओपनिंग कैपिटल आया वो कितना है 6 लाख रुपीस आया। और बच्चे मेरा वाई का कितना आ जाएगा, तो बच्चे वाई का आएगा 3,60,000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चे मेरे साथ एक चार्ट बनाना, ठीक है, एक्स का चार्ट बनाना। तो जो कैपिटल थी हमारी 1 अप्रैल 2017 में एक्स की कितनी निकाल ली हम लोगों ने, 6 लाख रुपीस निकाल लिया। ठीक है, फिर बच्चे फर्स्ट मई को एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई कितनी, प्लस 1,20,000 रुपीज की। और बच्चे 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रू कर ली कितनी, 2,40,000 रुपीज की कैपिटल विड्रू कर ली। फिर बच्चे 31 मार्च को मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल आया था वो कितना था 4,80,000 रुपीज आ गया था। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल यही आया था 4,80,000 रुपीज आ गया था। तो बच्चे अगर मैं 1 मई को अपना कैपिटल का बैलेंस जानना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, तो 6 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा 7,20,000। और उसके बाद बच्चे 1 अक्टूबर को अगर मैं निकालता हूँ तो 7,20,000 माइनस 2,40,000, तो बच्चे कितना बचेगा ये 4,80,000। ठीक है, तो 1 अक्टूबर का जो बैलेंस आया 4,80,000। अब बच्चे मेरे को देखना है कि कौन से बैलेंसेस में कितने मंथ का इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा। तो बच्चे 1 अप्रैल से अगर 1 मई मैं देखता हूं तो ये बच्चे 1 मंथ होता है। बच्चे 1 मई से 1 अक्टूबर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बच्चे ये कितने मंथ्स आ जाएंगे, 5 मंथ्स आ जाएंगे। तो बच्चे रिमेनिंग मंथ्स कितने बचेंगे, 6 मंथ्स बचेंगे। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, तो ये 6 मंथ्स ही आएगा। तो बच्चे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि कौन से बैलेंस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अलाउ करना है। तो हम लोग अब आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। तो बच्चे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहें तो कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, मैं यहां पे लिखता हूं 6 लाख। फिर बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा हुआ 6% पर एनम, तो 6% इंटू 1/12 प्लस 7,20,000 पे 6%
इंटू 5/12 प्लस 4,80,000 पे 6% इंटू 6/12। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा? तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ 6 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे ये आ रहा है 3,000 रुपीज़ प्लस 7,20,000 पे 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है 18,000। और बच्चे 4,80,000 पे 6% डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चे आ रहा है ये 14,400। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ बच्चे, तो टोटल करके मेरा कितना आंसर आ जाएगा? अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये बच्चे आ जाएगा 35,400। तो बच्चे हमने क्या करा, x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। फिर बच्चे सिमिलरली हमें क्या करना है, y का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो चलो y का भी निकाल के देखते हैं। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑफ y। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ y का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग नीचे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, y के लिए भी एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। चलो y के लिए भी एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन और इजी हो जाए। तो बच्चे y का जो मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाला था, वो कितना था? 3,60,000 रुपीज़। तो बच्चे 1 अप्रैल को y का कैपिटल कितना हो गया? 3,60,000। फिर बच्चे फर्स्ट मे को y कुछ अमाउंट घर लेके चला गया, ठीक है। 60,000 रुपीज़ y क्या करके चला गया? 60,000 रुपीज़ y घर लेके चला गया। फिर बच्चे 1 अक्टूबर को y ने घर से लेकर आया कितना? 3 लाख रुपीज़ वो घर से लेकर आया, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ वो घर से लेकर आया। और 31 मार्च को जो क्लोजिंग कैपिटल थी y की कितनी थी? 6 लाख रुपीज़ की थी। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट मे को मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज़। और बच्चे 1 अक्टूबर को मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपीज़, ठीक है। 6 लाख रुपीज़ मेरा कब हो जाएगा? 1 अक्टूबर को। अब बच्चे मेरे को इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे कितने मंथ्स का मैं कैलकुलेट करूंगा? तो बच्चे 3,60,000 पे 1 मंथ का, फिर बच्चे 3 लाख पे 5 मंथ्स का, और बच्चे 6 लाख पे 6 मंथ्स का, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने निकाल ली है। अब बच्चे बस मेरे को इसको फॉर्मूले के फॉर्म में रख देना है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 3,60,000 का 6% इंटू 1/12 प्लस 3 लाख का 6% इंटू 5/12 प्लस 6 लाख का 6% इंटू 6/12। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3,60,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12, तो बच्चे ये आ रहा है 1800। ये आएगा बच्चे 3 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, तो बच्चे ये आ रहा है 7,500। अब बच्चे 6 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चे ये आ रहा है 18,000। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आएगा y का? 18,000 प्लस 7,500 प्लस 1800, तो बच्चे ये निकल के आ रहा है 27,300 रुपीज आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? y का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका मैंने निकाल दिया? y का निकाल लिया। फिर बच्चे हम लोग अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, बच्चे फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मेरे दो पार्टनर्स हैं x और y।
बच्चे क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा हुआ है मैं फिर से लिख लेता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, तो बच्चे क्लोजिंग कैपिटल जो मेरा दे रखा हुआ है वो कितना है 4,80,000 और 6 लाख। 4,80,000 और 6 लाख। बच्चे मैं क्या क्या चीजें ऐड कर दूंगा, तो बच्चे सबसे पहले तो मैं ऐड करूंगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और बच्चे मैंने क्वेश्चंस में देखा था, तो क्वेश्चन जब मैंने रीड करा था तो उसमें दे रखा था कि कुछ ड्राइंग्स भी कर रखी हैं, तो बच्चे मैंने लिखा ड्राइंग्स। फिर बच्चे मैं क्या क्या लेस करूंगा, तो लेस में बच्चे मैंने देखा था कुछ एडिशनल कैपिटल भी है। एडिशनल कैपिटल भी है, तो वो बच्चे मैं एडिशनल कैपिटल लेस कर दूंगा। और बच्चे प्रॉफिट्स भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रॉफिट्स भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मैंने यहाँ लिखा लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे मेरे को ये पता चल गया कि क्या चीज़ें मेरे को ऐड करनी है और क्या चीज़ें मेरे को लेस करनी है। तो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग क्या, मतलब यहाँ पे एंड में क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मेरा आ जाएगा। बच्चे बस अब मेरे को क्या करना है, वैल्यूज लिखनी है। तो बच्चे सबसे पहले क्या दे रखा है कि x इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, तो मैंने यहाँ लिखा x का एडिशनल कैपिटल 1,20,000 रुपीज। फिर बच्चे y विड्रू रुपीज 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, तो बच्चे y ने 60,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। फिर बच्चे x विड्रू रुपीज 2,40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। x विड्रू रुपीज 2,40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, तो बच्चे वो भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद y इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 3 लाख, तो y ने कितना इंट्रोड्यूस करा है, 3 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करा है, वो मैंने क्या करा है, लेस कर दिया। फिर बच्चे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000, तो बच्चे 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने किस रेशियो में बांट दिया, 3:2 के रेशियो में बांट दिया। तो बच्चे 3:2 के रेशियो में बांटा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो बच्चे ये आ रहा है 1,44,000, और बच्चे ये कितना आ जाएगा 96,000। मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया। फिर बच्चे ड्राइंग्स दे रखी होंगी, ड्राइंग्स कितनी कितनी दे रखी है, तो एक्स की ड्राइंग्स कितनी है 1,20,000 रुपीज, और बच्चे वाई की जो ड्राइंग्स दे रखी हुई है वो कितनी है 60,000 रुपीज है। तो बच्चे ये दोनों चीजें मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 4,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,44,000, तो बच्चे ये कितना आ रहा है 5,76,000 रुपीज आएगा। उसके बाद बच्चे 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 माइनस 3 लाख माइनस 96,000, तो बच्चे ओपनिंग कैपिटल जो निकल के आया वो कितना है 3,24,000 रुपीज आया। तो बच्चे यहां पे भी मैंने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। तो चलो बच्चे फिर से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्स के लिए फिर से एक चार्ट बना लेता हूं। बच्चे एक्स के लिए चार्ट बनाते हैं। तो मेरा जो ओपनिंग कैपिटल था 1 अप्रैल को कितना है 5,76,000 रुपीज है, 5,76,000 रुपीज है। और बच्चे मैंने 1 मई को मैंने एक्स ने क्या करा था, एक्स कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आया था, तो 1,20,000 रुपीज। और बच्चे 1 अक्टूबर को एक्स कुछ घर लेके कैपिटल चला गया था, ठीक है, कुछ घर लेके कैपिटल चला गया था। तो एक्स ने कितना विड्रॉ कर लिया था 2,40,000 रुपीज। तो बच्चे 2,40,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखा। और बच्चे जो मेरा 31st का जो बैलेंस होगा, अगर मैं कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जिसपे मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, देखो वो बच्चे हम लोगों ने क्या करा था, फिक्स कैपिटल सिस्टम पे निकाला था। तो बच्चे क्लोजिंग कैपिटल अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए करूंगा तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स की बच्चे कोई डेट नहीं दे रखी है, तो हम लोग ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं कर सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है। और मोर ओवर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी हम लोग ईयर एंड पे करते हैं, और ड्राइंग्स भी ये मान के चलते हैं कि ईयर एंड पे हम लोग कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहूँ तो 5,76,000 पे 1 मंथ का, और बच्चे 5,76,000 प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा 6,96,000। 6,96,000 में 5 मंथ का
माइनस 2,40,000, तो 6,96,000 माइनस 2,40,000 कितना हो जाएगा? 4,56,000 पे 4,56,000 पे कितना? 6 मंथ्स का। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना बनेगा? 5,76,000 पे 6% 1/12, 5,76,000 पे 6% इंटू 1/12 प्लस 6,96,000 पे 6% कितने मंथ्स के लिए? 5/12 प्लस बचे 4,56,000 पे 6% 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा? 5,76,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6,96,000 का 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4,56,000 का 6% डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे ये टोटल आ रहा है 33,960 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, यही आना चाहिए बच्चे। फिर बच्चे और आगे चलते हैं, तो चलो y का कैलकुलेट करता हूं। तो बच्चे y के लिए फिर से मैं क्या करता हूं, एक चार्ट बनाता हूं। तो बच्चे y के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, एक चार्ट बनाने जा रहा हूं। तो मेरे साथ भी आप लोग एक चार्ट बना लीजिए जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। तो बच्चे 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल मैंने कितना निकाला है वाई का? 3,24,000 रुपीज निकाल रखा है। ठीक है, फिर 1 मई को वाई 60,000 रुपीज घर लेके चले गए। और बच्चे 1 अक्टूबर को वाई 3 लाख रुपीज का एडिशनल कैपिटल ले आए। और बच्चे 31 मार्च को क्या बैलेंस होना चाहिए, वो हम लोग अपने कैपिटल के जो इंट्रोडक्शन और विड्रॉल के बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो बच्चे मेरे को समझने की कोशिश करनी है कि 1 मई को क्या मेरा बैलेंस होना चाहिए। 1 मई को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो 3,24,000 माइनस 60,000, तो बच्चे कितना हो जाएगा? 2,64,000 का बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो बच्चे 2,64,000 पे अगर मैं 3 लाख ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5,64,000। तो इस पे मेरे को क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चे 3,24,000 पे 1 मंथ का, 2,64,000 पे 5 मंथ का और 5,64,000 पे कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,24,000 पे 6% इंटू 1/12 प्लस 2,64,000 पे 6% इंटू 5/12 प्लस 5,64,000 पे 6% इंटू 6/12। बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो कितना होगा? 25,140 का इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लिया है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलो बच्चे एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 18। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Their capitals maintained following fluctuating capital accounts method. As on 31st March 2017 were rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. The firm earned net profit of rupees 2 lakh for the year ended 31st March 2018. Pass the journal entry for interest on capital. तो बच्चे मेरे को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या मेंशन है कि हमें जो पार्टनर्स के अकाउंट है, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में मेंटेन कर रखे हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा हुआ। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं बहुत इजीली निकाल लूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे एक्स का और बच्चे वाई का, ठीक है। सॉरी, हमारे जो दो पार्टनर्स है वो कौन कौन है? अनीता और अंकिता। ये दो पार्टनर्स कौन कौन है? अनीता और अंकिता। तो बच्चे अनीता का जो बैलेंस दे रखा हुआ है वो कितना है? 5 लाख रुपीस का बैलेंस अनीता का दे रखा हुआ है। 5 लाख का बैलेंस अनीता का दे रखा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम है। तो बच्चे 5 लाख पे अगर मैं 10% निकालता हूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 50,000 रुपीज। फिर बच्चे अंकिता का जो बैलेंस है वो कितना दे रखा हुआ है? 4 लाख रुपीस का दे रखा है। तो 4 लाख पे अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आएगा? 40,000 रुपीस आ जाएगा। तो बच्चे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को क्या करना है? एक जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, मैंने आपको सिखाया था कि जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो मैंने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री लिख दी। तो यहाँ लिखा जर्नल एंट्री और मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर बच्चे मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीतास कैपिटल अकाउंट टू अंकितास कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है तो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? अनीता के कैपिटल अकाउंट में और अंकिता के कैपिटल अकाउंट में। अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का क्वेश्चन होता तो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते। तो बच्चे क्या एंट्री हो जाएगी, मतलब क्या अमाउंट हो जाएगा? तो 90,000 रुपीज, 50,000 रुपीज और 40,000 रुपीज, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो चलो बच्चे हम लोग और टॉपिक को और आगे लेकर चलते हैं। तो बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। तो बच्चे जैसे कि ये मेरा बिजनेस चल रहा था और इस फर्म में दो पार्टनर्स थे, ए और बी, ठीक है बच्चे। ए और बी पार्टनर्स थे, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था? इक्वल था, 1:1, ठीक है। और बच्चे ए और बी दोनों ही अपने घर के खर्चों के लिए बिजनेस से ड्राइंग्स करते थे। बच्चे बात सही भी है कि बिजनेस से कमा रहे हैं तो बिजनेस से ही ड्राइंग्स करेंगे अपने घर के खर्चों के लिए। बच्चे जो हमारा जो मिस्टर ए थे, जब ये घर जाते थे तो पूरे साल में, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में ये क्या करते थे? 50,000 रुपीज की ड्राइंग करते थे, 50,000 रुपीज की ड्राइंग करते थे। वेरस जो हमारे बी हैं, जब वो घर जाते थे तो बच्चे ये 1,50,000 रुपीज की ड्राइंग करके लेके चले जाते थे। तो बच्चे क्या हुआ, जब ये ए अपने घर पहुंचे तो ए की जो ये वाइफ थी वो यहाँ पे डंडा लेके खड़ी थी, ठीक है, एक स्टिक लेके खड़ी थी। ये ए से पूछती हैं कि आप जो पूरे ईयर में ड्राइंग्स कर रहे हो वो 50,000 रुपीज की कर रहे हो, वेरस जो आपके पार्टनर हैं वो बी हैं, बी अपनी ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं? 1,50,000 रुपीज की कर रहे हैं। और आप दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। तो ए ने कहा हाँ आप बात तो सही कर रहे हो, बी ज्यादा ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो बच्चे बी के लिए फिर कुछ ना कुछ रूल्स एंड लिमिटेशंस लाने की जरूरत है कि पार्टनर्स अपनी ड्राइंग्स जो लिमिटेड करें, इसलिए हमने क्या करा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की जरूरत पड़ी। वरना कोई भी पार्टनर जितना चाहे उतनी ड्राइंग्स कर लेता और फर्म इससे क्या होती? हार्म होती, ठीक है। फर्म को दिक्कतें आती, पैसे की प्रॉब्लम्स आती, ठीक है, मनी प्रॉब्लम्स आ सकती थी।
तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, ए और बी यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे बैठ के दोनों लोग अपने डिस्कशंस कर रहे थे। तो बच्चे ए ने बी से बोला कि मैं ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ 50,000 रुपीज की ड्राइंग्स कर रहा हूँ और आप ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 रुपीज की ड्राइंग्स कर रहे हैं, और हम दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी इक्वल है। आप मेरे से ज्यादा ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो बी कहता है हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्लॉज पार्टनरशिप डीड में डाल देते हैं। तो बच्चे जो पार्टनर ज्यादा ड्राइंग करेगा उसको फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इन दोनों ने आपस में डिसाइड करा कि जो पार्टनर ज्यादा ड्राइंग करेगा उसको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो पार्टनर कम ड्राइंग करेगा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट उसका इंटरेस्ट कितना होगा, कम होगा। जो पार्टनर ज्यादा ड्राइंग करेगा उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा। तो इससे बच्चे क्या होगा, कुछ कंट्रोल मेंटेन्ड होगा, कुछ कंट्रोल हम लोग कर पाएंगे पार्टनर्स की ड्राइंग्स में, जिससे कि अगर कोई पार्टनर ज्यादा विड्रॉ कर रहा है तो उसको बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। तो ये हम लोगों ने क्या करा, एक पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज डाल दिया। तो बच्चे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक क्लॉज डाल दिया कि लेट्स टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी क्या होगी, एट द रेट 12% पर एनम होगी। अब जैसे कि 50,000 रुपीज ए ने विड्रॉ करा है, तो 50,000 रुपीज का अगर मैं 12% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपीज आ जाएगा। और बच्चे 1,50,000 पे अगर मैं 12% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 18,000 रुपीज आ जाएगा। तो बच्चे जो पार्टनर ज्यादा ड्राइंग करेगा वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, जो पार्टनर कम ड्राइंग करेगा वो कम इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा। तो बच्चे इसीलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्लॉज लाया गया। उसके बाद बच्चे क्या हुआ, कि चलो अब थोड़ा सा आप मेरे साथ लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा आप मेरे साथ लिख लो। तो सबसे पहले मेरे साथ एक पॉइंट लिखो कि when total drawings are given and rate is given with per annum, then it is assumed that partner has withdrawn the amount in the middle of every month। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो चलो बच्चे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे साथ एक एग्जांपल लिखना। एग्जांपल, A withdrawn rupees 24,000 during the year as drawings, and B withdrawn rupees 12,000 during the year as drawings। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या दे रखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो बच्चे समझने की कोशिश करो, जब ए ने 24,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करा, ठीक है, 24,000 पूरे साल में 24,000 रुपए निकाल रहे, ठीक है, और हमें मेंशन नहीं कर रखा है कि
कौन से मंथ में कितना निकाला है, ठीक है। 24,000 पूरे साल में निकाला है, पर कौन से मंथ में कितना निकाला है, किस डेट को निकाला है, ये सब चीजें मेंशन नहीं है। तो बच्चे मेरे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चे फिर मेरे को यहाँ पे एक अजम्पशन लेनी पड़ती है, मेरे को यहाँ पे एक अजम्पशन लेनी पड़ती है। और वो मैं क्या अजम्पशन लेता हूँ कि बच्चे जो ए ने विड्रॉ करा है, ठीक है, जो ए ने विड्रॉ करा है वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 24,000 इवनली विड्रॉ करा होगा। इवनली का मतलब क्या हुआ, 24,000 रुपीज, मतलब हर मंथ में कुछ ना कुछ विड्रॉ करा होगा। तो हमने ये अज्यूम करा कि हर मंथ 12 मंथ्स होते हैं, तो हमने ये मान लिया कि हर मंथ 2,000 रुपीज विड्रॉ करा होगा। हर मंथ 2,000 रुपीज मिस्टर ए ने क्या करा होगा, विड्रॉ करा होगा। हमने ये अजम्पशन मानी, क्योंकि बच्चे टोटल ड्रॉइंग्स दे रखी, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा कि कब विड्रॉ करा और कितना विड्रॉ करा है। तो मेरे को एक अजम्पशन लेना पड़ता है कि हर मंथ वो इवनली विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हर मंथ 2,000 रुपए तो विड्रॉ कर ही रहे होंगे, ठीक है। 2,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर रहे होंगे। हो सकता है किसी मंथ ज्यादा कराओ, हो सकता है किसी मंथ कम कराओ, ठीक है। फिर बच्चे हम एक दूसरा अजम्पशन क्या लेते हैं, अजम्पशन नंबर 1 था ये। अजम्पशन नंबर 2 क्या लेते हैं कि बच्चे जो ये विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ 2,000 रुपीज, तो ये हमेशा मिडिल में करते होंगे, मिडिल ऑफ मंथ में विड्रॉ करते होंगे। तो पहला अजम्पशन हमारा क्या हुआ कि हर महीने ये 2,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। हमने क्या करा, अमाउंट को 12 से डिवाइड कर दिया, और बच्चे हमने ये अज्यूम करा कि हर मंथ के मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चे ये बिगनिंग में भी कर सकते थे, एंड में भी कर सकते थे, बट एक जनरल अजम्पशन क्या होता है, किसी महीने की बीच में इन्होंने विड्रॉ कर लिया होगा। तो बच्चे अगर मैं इसका कैलकुलेशन करना चाहूँ, एक लंबे मेथड से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे को पर मंथ क्या करना पड़ेगा, पर मंथ की ड्राइंग्स निकालनी पड़ेंगी, और बच्चे उसको मेरे को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को टाइम पीरियड से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पर मंथ की ड्राइंग्स निकाल के उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चे हम लोगों ने क्या करा, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो अकाउंट्स के गुरु थे, उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया कि बच्चे अगर टोटल ड्राइंग्स दे रखी हैं तो टोटल ड्राइंग्स को मेरे को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फिर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या कर देना है, हाफ कर देना है। और बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम हाफ कर देंगे, और बच्चे हाफ रेट पे हम क्या करेंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो बच्चे कितना निकल के आएगा, आप मेरे को बता सकते हो क्या। 24,000 का अगर मैं 6% निकालता हूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा, ठीक है, 1440 आ जाएगा। तो बच्चे मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आया, 1440। फिर बच्चे मेरे को बी की भी निकालनी है। तो बी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना विड्रॉ कर रखा है, ड्यूरिंग द ईयर बी ने विड्रॉ कर रखा है 12,000 रुपीज। तो बच्चे मेरे को अगर बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी होगी तो मैं कैसे करूंगा, 12,000 रुपीज इंटू रेट का मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। तो बच्चे रेट कितना मेरा दे रखा हुआ है, 6% पर एनम, 6% पर एनम दे रखा है। तो 12,000 का अगर मैं 6% निकालता हूं तो कितना आएगा, 720 रुपीज मेरा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। तो बच्चे सबसे पहली चीज हमें यह समझनी, अगर क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स दे रखी है, पूरे साल की ड्राइंग्स दे रखी हैं, और मोर ओवर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर पर एनम का वर्ड, पर एनम का जो ये वर्ड है अगर इंक्लूडेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे। ये अभी मैं आपको लिखा देता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या करना होता है, हाफ करना होता है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि पर एनम अगर लिखा है, अगर पर एनम लिखा है तो हमें क्या करना है, हमें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देना है। अगर इन केस अगर क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट ऑफ 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट ऑफ 12%, तो बच्चे हम लोग पूरे साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। पर एनम से हम लोग क्या करते हैं, उसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। बट बच्चे अगर पर एनम ही नहीं दे रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पूरे साल की ड्राइंग्स निकाल के काम खत्म कर देंगे। तो चलो मेरे साथ बच्चे कुछ और पॉइंट्स लिखो यहाँ पे, मेरे साथ कुछ और पॉइंट्स लिखो यहाँ पे। नोट इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट is with per annum
is with per annum, then divide the rate into half। तो बच्चे अगर जैसे 12% है तो हम क्या करेंगे 6% कैलकुलेट कर लेंगे, अगर 10% है तो हम लोग क्या करेंगे 5% कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चे दूसरा नोट लिखना मेरे साथ, इफ per annum is not mentioned along with the rate, if per annum is not mentioned along with the rate, then drawings are to be calculated for full year, then drawings are to be calculated for full year। जैसे कि बच्चे अगर इस क्वेश्चन में अगर 12% लिखा होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट ऑफ 12%, तो बच्चे मैं डायरेक्टली 24,000 का 12% निकाल लेता और 12,000 का 12% निकाल लेता, वही मेरी क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती। तो बच्चे मेरे को क्वेश्चन में चेक करना होगा कि पर एनम दिया है कि नहीं दिया है। अगर पर एनम दिया है तो मैं क्या करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दूंगा, और बच्चे पर एनम नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूंगा पूरे रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दूंगा। ठीक है, तो बच्चे चलो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर बच्चे चलो मैं अपने टॉपिक को और आगे लेकर चलता हूँ, तो मेरे साथ एक बात समझने की और कोशिश करना। तो बच्चे जो अभी तक दे रखा था, हमें क्या दे रखा था कि एक फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर हम विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि 24,000 12,000 रुपीज पूरे साल की हमें ड्रॉइंग्स दे दी हैं। बट बच्चे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस पे हमें बताता है कि हम लोग 2,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, 3,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है पार्टनर्स को अपने जरूरत के हिसाब से जब जरूरत पड़े तब उसे पैसा निकालना पड़े। तो बच्चे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, पार्टनर्स को जब जरूरत पड़ती है तब वो लोग पैसा निकाल लेते हैं, तो हमें उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बच्चे चलो मैं आपको एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ एक चार्ट बनाना। ठीक है बच्चे, जो मैंने अभी ऊपर वाले केसेस कराए वो एक जर्नल केसेस थे। ठीक है, अब बच्चे मैं चार्ट बना के जो रिमेनिंग केसेस हैं वो कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ when regular drawings are made at regular intervals, when regular drawings are made at regular intervals। और बच्चे मैंने दूसरे पार्ट में इसको डिवाइड करा, when irregular drawings are made at irregular intervals, at irregular intervals, when regular drawings are made at regular intervals, when irregular drawings are made at irregular intervals। तो बच्चे ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं जो हमें अब डिस्कस करना है। तो चलो बच्चे सबसे पहले हम लोग लेते हैं when regular drawings are made at regular intervals। तो बच्चे रेगुलर ड्राइंग्स में दो केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, जो आज के टाइम पे जो स्कूल्स एंड ऑल होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो ना जाने कितने शॉर्टकट्स बता देते हैं। तो हमें क्या करना है, लिमिटेड शॉर्टकट्स याद करना है। हमें बच्चे यूनिवर्सल तरीके सीखने हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, शॉर्टकट्स जो हमारे होते हैं एक लिमिट तक काम आते हैं, शॉर्टकट्स जो हमारे होते हैं वो एक लिमिट तक काम आते हैं। और जो स्कूल में हमें जो सिखाया जाता है, ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीके से सिखाया जाता है कि शॉर्टकट्स आप याद कर लो और आप क्या करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर दो। तो बच्चे हमें क्या करना है, हमें एक यूनिवर्सल तरीका अडॉप्ट करना है कि बच्चे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम लोग सॉल्व कर लें। तो हमें एक सिंपल एक मेथड याद रखना है, हमें शॉर्टकट्स को याद नहीं करना है। शॉर्टकट्स में वो इतने सारे फॉर्मूले से इतने सारे रेट्स और इतने सारे मंथ्स का कैलकुलेशन हमें याद करना पड़ जाता है, तो बच्चों के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हमें बस दो शॉर्टकट्स याद रखने हैं, हमें सिर्फ दो शॉर्टकट्स याद रखने हैं, और बाकी हमें क्या करना है, बाकी हम डायरेक्टली हम लोग यूनिवर्सल एक तरीका समझ लेंगे जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे दो शॉर्टकट्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स,
तो बच्चे अगर हम लोग मंथली ड्राइंग करते हैं तब क्या सिचुएशन होगी, और अगर हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हैं तब हम लोगों के साथ क्या सिचुएशंस होंगी। बच्चे हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स कर रहे हैं और रेगुलर इंटरवल्स में कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो बच्चे रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट की ड्राइंग हर महीने कर रहे हैं। अगर मैं मंथली पे आता हूं तो फिक्स्ड अमाउंट की ड्राइंग्स हर महीने कर रहे हैं, और एट रेगुलर इंटरवल्स का मतलब हर मंथली कर रहे हैं। तो बच्चे मंथली में भी 3 केस अराइज होता है। एक होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एक होता है मिड ऑफ द मंथ, और एक होता है एंड ऑफ द मंथ। तो बच्चे मंथली में भी 3 केस अराइज होते हैं मंथली में। एक होता है हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। तो 3 केसेस अराइज होते हैं मंथली में। बच्चे तीनों केस में हमें क्या याद रखना है, हमें एक छोटा सा टाइम का कैलकुलेशन याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग मिडिल के केस में क्या करेंगे, जो टाइम जो हम लोग लेते हैं वो क्या करेंगे 6/12 लेंगे। जो हम लोग मिडिल के केस में मंथली के केस में जो हम लोग टाइम पीरियड लेंगे वो कितना लेंगे 6/12 लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे 6/12। फिर बच्चे जो हमारा एंड के केस में वो हम लोग कितना लेंगे 5.5/12। बच्चे एक मंथ को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 0.5। तो 0.5 मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे लेस कर दे रहा हूं एंड के केस में। बच्चे एक महीने को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। अगर मैं एंड की तरफ जा रहा हूं तो 0.5 माइनस करूंगा, अगर मैं बिगिनिंग की तरफ जा रहा हूं तो कितना 0.5 ऐड करूंगा, ठीक है। 0.5 मैं क्या करूंगा बिगिनिंग के लिए 0.5 मैं ऐड करूंगा, मिड से मेरे को शुरू करना है। तो मिड का तो बच्चे 6/12 हो गया, मिड का हमारा क्या हो गया 6/12। अगर मैं एंड की तरफ जा रहा हूं तो 0.5 माइनस करूंगा, और बिगिनिंग की तरफ जा रहा हूं तो 0.5 ऐड करूंगा। तो बच्चे आप लोग मेरे साथ रिपीट करना, अगर हम लोग मिडिल में करते हैं तो 6/12, एंड में करते हैं तो 5.5/12, और बिगिनिंग में करते हैं तो 6.5/12। ये हमें क्या करना है, एक टाइम पीरियड लेकर चलना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। फिर बच्चे क्वार्टरली में अगर मैं आता हूं तो क्वार्टरली को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है मेरा एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एक होता है मेरा मिडिल ऑफ द क्वार्टर, और एक होता है बच्चे मेरा एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो बच्चे हम लोग जो अपनी क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हैं तो हो सकता है हम लोग मिडिल में कर रहे हो, हो सकता है हम लोग बिगिनिंग में कर रहा हूं, हो सकता है हम लोग एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा हूं। तो बच्चे मिडिल के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा 6/12 ही लेना होता है, ठीक है। मिडिल के लिए चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, हमें 6/12 ही लेकर चलना है, ठीक है। फिर बच्चे मेरे को एक बात बताओ कि एक क्वार्टर्स में कितने मंथ्स होते हैं। तो सर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो बच्चे एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो उसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो बच्चे कितना आएगा 1.5। तो बच्चे अगर मैं एंड की तरफ जा रहा हूं तो मैं 1.5 क्या करूंगा लेस कर दूंगा, तो 4.5/12। मैं एंड के केस में, इन क्वार्टर के केस में, क्वार्टरली के केस में एट द एंड अगर मैं ड्राइंग्स कर रहा हूं तो बच्चे मैं क्या करूंगा 4.5/12 ले लूंगा। और बच्चे अगर मैं बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूं तो मैं क्या ले लूंगा 7.5/12, मतलब 1.5 में ऐड कर दूंगा। तो बच्चे फिर से चलो शुरू करते हैं। तो बच्चे रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं रेगुलर ड्राइंग्स कर रहे हैं और रेगुलर इंटरवल्स में कर रहे हैं। तो बच्चे जो हमारे इंटरवल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है मंथली, एक होता है क्वार्टरली। तो बच्चे मंथली और क्वार्टरली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर या मंथ कर सकते हैं, मिडिल ऑफ द क्वार्टर या मंथ कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर या फिर मंथ कर सकते हैं। तो बच्चे अगर मैं मंथली ड्राइंग्स कर रहा हूं तो बच्चे बिगिनिंग के केस में 6.5/12 लेना है, मिडिल के केस में 6/12 लेना है, और एंड के केस में 5.5/12 लेना है। फिर बच्चे अगर मैं क्वार्टरली कर रहा हूं तो बिगिनिंग के केस में 7.5/12 लेना है, मिडिल के केस में 6/12 लेना है, एंड के केस में 4.5/12 लेना है। सर हमें इतने सारे इंटरेस्ट रेट कैसे याद रहेंगे।
मतलब इतने सारा हमें टाइम पीरियड कैसे याद रहेगा। जब बच्चे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। मिडिल के केस में हमेशा याद रखना 6/12 लेते हैं, और मंथ के केस में क्या होता है, 1 महीना होता है तो 1/2 डिवाइड करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 बिगिनिंग के केस में ऐड कर देंगे, एंड के केस में लेस कर देंगे। क्वार्टरली में 6/12 मिडिल होता है, 1.5 ऐड कर देंगे और 1.5 लेस कर देंगे बिगिनिंग और एंड के केसेस में। ठीक है बच्चे, चलो फिर और आगे बढ़ता है। फिर बच्चे हमारा होता है जब हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स करते हैं और इरेगुलर इंटरवल्स में करते हैं। मतलब कि जब चाहा तब मैंने विड्रॉइंग कर ली, ना अमाउंट फिक्स्ड है ना टाइम इंटरवल फिक्स्ड है, तो बच्चे तब हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बच्चे प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि बच्चे टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट का परसेंटेज इनटू 1/12 अगर मंथली कैलकुलेशन है, अदरवाइज 1/365 अगर डेज वाइज कैलकुलेशन है, और 1/52 अगर वीक वाइज कैलकुलेशन है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट मेथड का हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो चलो बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, सारे केसेस में एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चे मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस नोट करो और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 नोट करना। एग्जाम्पल नंबर 1 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% per annum in the following cases. बच्चे केस नंबर 1 मिस्टर सोनू withdraws rupees 3,000 at the end of every month. तो बच्चे जो सोनू है वो विड्रॉ कितना कर रहा है, 3,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बच्चे सबसे पहले मैंने देखा कि एक फिक्स्ड अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, और बच्चे वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे कर रहा है, मतलब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो बच्चे मैंने क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,000 रुपीज पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 3,000 इंटू 12। फिर बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है, 12%। और बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, 36,000 का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5.5। बच्चे ये कितनी ड्राइंग्स निकल के आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1980। ठीक है, 1980। चलो बच्चे एक और एग्जांपल करते हैं। तो केस नंबर 2 मिस्टर राजू withdraws rupees 4,000 at the beginning of every month. तो मिस्टर राजू विड्रॉस रुपीज 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बच्चे 4,000 रुपीज वो हर मंथ के कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में। तो बच्चे रेगुलर ड्राइंग्स हैं और रेगुलर इंटरवल्स में हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 4,000
इंटू 12, तो ये मेरी क्या होगी ड्यूरिंग द ईयर की ड्राइंग हो गई। 4000 रुपीज़ मैंने हर मंथ विड्रॉ करा है, तो बच्चे कितना हो जाएगा 4000 इंटू 12, और मेरा क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा हुआ है 12% पर एनम। और बच्चे बिगनिंग के लिए मैंने क्या बताया था 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 48,000 का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6.5। तो बच्चे जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 3,120। चलो बच्चे एक और मैं केस लिखता हूँ, केस नंबर 3। तो बच्चे रोहन withdraws rupees 2,000 at the middle of every month, तो बच्चे रोहन जो विड्रॉ कर रहा है 2,000 रुपीज एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो बच्चे याद करो हमने एक अभी जो केस करा था जब हम लोग टोटल ड्राइंग्स की बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने ये वाला केस करा था जिसमें 24,000 रुपीज़ की टोटल ड्राइंग्स दे रखी थी, ठीक है 24,000 रुपीज़ की टोटल ड्राइंग्स दे रखी थी। तो हमने उसमें 2 अजम्पशंस लिए थे कि बच्चे हम लोग 2,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं और एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब मिड में विड्रॉ कर रहे हैं। बच्चे ये वैसा ही केस तो है, मैंने अजम्पशंस लेके उसको ऐसा ही केस तो बनाने की कोशिश करी थी। तो बच्चे हाँ हमें यही करना होता है। उसमें जो हम लोगों ने 24,000 पे ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करा था, रेट को हाफ करा था, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या ले रखा था, शायद 12% पर एनम ले रखा था। तो 12% को मैं क्या करता था 6/12 से मल्टीप्लाई करता था। तो बच्चे मिडिल के केस में मैंने यही तो पढ़ा था 6/12। ओ माय गॉड सर, आपने उसको आगे जाके कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया। हाँ बच्चे हाँ, जो मिडिल ऑफ द मंथ होता है, मिडिल ऑफ द मंथ में वो होता है, वो हम लोग क्या करते हैं 6/12 करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ करते हैं तो 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे टोटल ड्राइंग्स के केस में हमने यही तो अजम्पशन लिया था कि हम लोग 2,000 रुपीज एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं और मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चे वही केस ये बन के तैयार हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 24,000 हो जाएगा क्योंकि 2,000 इंटू 12। बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इंटू 6/12। तो बच्चे मैंने इसीलिए बोला था कि हम लोग डेट को हाफ कर लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेट को हाफ ही तो कर रहा हूँ। तो बच्चे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वहाँ पे, और चाहो तो आप लोग रेट को हाफ करके दिखा सकते हो। और बच्चे जब भी रेट को हाफ करके दिखाना ना, तो एग्जामिनर को बता देना, एक नोट डाल देना कि बच्चे टोटल ड्राइंग्स हो रहे हैं और रेट को हम लोग हाफ एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि पर एनम दे रखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी बताने की जरूरत है। हमने क्या करा है, हमें अपनी बात को एग्जामिनर तक कम्युनिकेट करना है, कन्वे करना है। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 24,000 का अगर मैं 6% निकालता हूँ तो कितना आएगा, आई थिंक 1440 आ जाएगा। तो रुपीस 1440। तो बच्चे मैंने केस नंबर 3 कर लिया। तो चलो बच्चे केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 लिखिए मेरे साथ। यहाँ पे लिखते हैं कि गोली withdraws rupees 5,000 at the beginning of every quarter। गोली withdraws rupees 5,000 at the beginning of every quarter। तो गोली विड्रॉ कितना कर रहा है 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बच्चे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना चाहूं तो कैसे करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है एवरी क्वार्टर में। तो बच्चे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे हर क्वार्टर पे 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना विड्रॉ कर रहा होगा 20,000 रुपीज, ठीक है। फिर बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 12%। और बच्चे मैंने बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए क्या बता रखा है कि 7.5
डिवाइडेड बाय 12 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। टाइम मैं क्या ले लूंगा, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना आएगा, 20,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7.5। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, 1500 रुपीज़ की मेरी क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी। तो चलो बच्चे मेरे साथ आप केस नंबर 5 लिखना। केस नंबर 5 टप्पू withdraws ₹6,000 at the end of every quarter। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं। और बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। और बच्चे मैंने एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए क्या बता रखा है, 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 24,000 का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4.5। तो बच्चे ये आ जाएगा ₹1080। तो चलो बच्चे केस 6 में नोट करता हूँ, तो क्या आएगा, केस 6 मैं केस यहाँ पे लिखता हूँ, केस नंबर 6 में नाम लिखता हूँ, एक्स विड्रॉस ₹3,000 at the middle of every quarter। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 4 इंटू 12%। और बच्चे मिडिल के केस में मैंने हमेशा बताया क्या लेना है, 6/12। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 12,000 का 12% इंटू 6/12। तो बच्चे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 12,000 का अगर मैं डायरेक्टली 6% निकाल लूँ तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो बच्चे जो मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई वो कितनी है, 720 रुपीज़ की मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने अपने 6 केसेस कर लिए। तो ये बच्चे मेरे केसेस कौन से थे, जब मैं रेगुलर ड्राइंग्स कर रहा हूँ एट रेगुलर इंटरवल्स। तो चलो बच्चे अब मैं थोड़ा सा इरेगुलर ड्राइंग्स एट इरेगुलर इंटरवल्स के केसेस करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बच्चे मेरे साथ केस नंबर 7 नोट करना, केस नंबर 7 मेरे साथ नोट करना और हम लोग सॉल्व करने की इसकी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करना, लिखना मेरे साथ कि मिस्टर राजू withdraws ₹4,000 at the beginning of every month for 8 months। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। तो बच्चे मैंने क्या बताया कि जब इरेगुलर ड्राइंग्स हैं और इरेगुलर इंटरवल्स के लिए, मतलब ड्राइंग्स तो बच्चे देखो फिक्स्ड हैं, बट बच्चे सिर्फ 8 महीने के लिए, इनिशियल 8 मंथ्स के लिए 4-4 हज़ार रुपए मैंने ड्रॉ करे हैं इनिशियल 8 मंथ्स के लिए। तो बच्चे मेरे को यहाँ पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होगा तो बच्चे मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का यूज करना होगा। तो सर प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं ये भी आप हमें बता दीजिए। बच्चे समझने की कोशिश करना कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ एक फॉर्मेट बनाना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ ड्राइंग मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट, कितना मैंने विड्रॉ करा है और किस डेट को विड्रॉ करा है। फिर बच्चे पीरियड अप टू ईयर एंड, पीरियड अप टू ईयर एंड। और बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट। तो बच्चे डेट ऑफ ड्राइंग में अगर मैं मानता हूँ, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो मैं मान लेता हूँ कि 1 अप्रैल को करी होगी, फिर 1 मई को करा होगा, 1 जून को करा होगा, 1 जुलाई को करा होगा,
1 अक्टूबर को करा होगा, 1 सितंबर को करा होगा, 1 अक्टूबर को करा होगा। तो बच्चे कितने मंथ्स हो चुके हैं अभी तक? 3, 3, 6 और एक 7। तो बच्चे 1 नवंबर को करा होगा और बच्चे तो मेरे ख्याल से 8 मंथ्स यहाँ पे पूरे हो गए होंगे। तो 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है, 8 मंथ्स यहाँ पे पूरे हो गए। और बच्चे 4000 रुपीज़ एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं। तो 4000 रुपीज़, फिर 4000 रुपीज़, फिर 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ और 4000 रुपीज़। तो बच्चे हर मंथ हम क्या कर रहे हैं? 4000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। 8 महीने तक हम लोग क्या करते रहे? 4-4 हज़ार रुपये हर महीने के बिगनिंग में निकालते रहे। अब बच्चे अब मेरा ईयर एंड हो रहा होगा, तो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा होगा। तो बच्चे अगर मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड निकालूं तो कितना आएगा? 12 मंथ्स। क्योंकि बच्चे मेरे को इंटरेस्ट कितने मंथ्स का चार्ज करना होगा? 12 मंथ्स का चार्ज करना होगा, क्योंकि हम लोग बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं। और बच्चे जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, वो एट द ईयर एंड करते हैं। वो हम लोग कब करते हैं? एट द ईयर एंड करते हैं। तो बच्चे 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने हो गए? 12 मंथ्स। 1 मई से 31 मार्च कितना हो गया? कितना हो गया ये? 11 मंथ्स। फिर बच्चे 10 मंथ्स हो जाएगा। फिर बच्चे हो जाएगा 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स और 5 मंथ्स। ऐसे होना चाहिए। अगर मैं मंथ्स का कैलकुलेशन करना चाहूँ, जिस दिन से विड्रॉ करा है अप टू द ईयर एंड, जितने भी मंथ्स आ रहे हैं, जितने भी डेज आ रहे हैं, जितने भी वीक्स आ रहे हैं, तो बच्चे डेज में होगा तो हम डेज में कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स में होगा मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे, वीक्स में होगा तो हम वीक्स में भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बच्चे मेरे को क्या करना है? यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 48,000, 44,000, 40,000, 36,000, 32,000, 28,000, 24,000 और 20,000, ठीक है। अब बच्चे मेरे को क्या करना है? इसका सम निकालना है। तो बच्चे इसका सम क्या आना चाहिए? 48,000 प्लस 44,000 प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 32,000 प्लस 28,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000। तो बच्चे इसका अगर मैं सम करता हूँ तो आ रहा है 2,72,000 रुपीज़ इसका प्रोडक्ट आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इंटू 1/365, ये होना चाहिए। तो बच्चे टोटल प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया 2,72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। इंटू 1/12 करूंगा, सॉरी इसमें 1/12 होगा क्योंकि मैं मंथ वाइज कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं डेज वाइज कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा? 2,72,000 का 12% डिवाइडेड बाय 12, तो बच्चे ये आ जाएगा 2720 मेरी क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी, ठीक है। बच्चे मेरी कितनी ड्राइंग्स आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2720। ये बच्चे मेरा कौन सा हो गया? केस नंबर 7। बच्चे मैं एक और केस कराना चाहता हूँ आपको, तो एक और केस मेरे साथ लिखना। केस नंबर 8, केस नंबर 8। तो बच्चे कुछ डेट्स दे रखी हुई हैं क्वेश्चन में कि कब कब ड्राइंग करी है। तो डेट्स क्या क्या दे रखी है मेरे साथ नोट करना। 1 मई को मैंने विड्रॉ कर रखा है कुछ अमाउंट। 30 जून को फिर कुछ विड्रॉ कर रखा है। फिर बच्चे 1 नवंबर को कुछ विड्रॉ कर रखा है। फिर बच्चे मैंने क्या करा है कि 31 जैन को कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे मैंने जो अमाउंट विड्रॉ कर रखा है, अमाउंट जो विड्रॉ कर रखा है वो कितना है? 3,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़, ठीक है, 6,000 रुपीज़। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन को अगर देखना तो मैं क्या कर रहा हूँ? इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहा हूँ, मतलब मेरा अमाउंट भी ना तो फिक्स्ड है ना ही मेरा टाइम इंटरवल फिक्स्ड है। तो बच्चे मेरा यहाँ पे क्या यूज होगा? प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। फिर बच्चे मैंने क्या करा? यहाँ पे पीरियड निकाला। पीरियड के लिए मैंने क्या लिखा? टाइम
टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। तो बच्चे ये लिखने की जरूरत नहीं है टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हमें एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हमें पीरियड लिख के कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो 1 मई से अगर मैं 31 मार्च देखूँ तो कितने मंथ्स आ रहे हैं, 11 मंथ्स आएंगे। फिर बच्चे 30 जून से 31 मार्च कितने मंथ्स आ जाएंगे, 9 मंथ्स आ जाएंगे। 1 नवंबर से 31 मार्च अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 5 मंथ्स आएंगे, और 31 जन से 31 मार्च कितने हो जाएंगे, 2 मंथ्स हो जाएंगे। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट निकाला। तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, 3000 इंटू 11 33,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखा। 5000 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज हो जाएगा। 4000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज हो जाएगा। और 6000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज हो जाएगा। अगर बच्चे मैं टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे निकालता हूँ तो कितना आएगा, अगर मैं इसको निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1,10,000 रुपीज मेरा क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना निकल के आया, 1,10,000 रुपीज आया। अब मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1,10,000 इंटू 12% इंटू 1/12। बच्चे कितना आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1100 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1100 रुपीज आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे मैंने अपना केस नंबर 8 कर लिया। तो चलो बच्चे नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे केस नंबर 9, X withdraws rupees 12,000 at the beginning of every 6 months। तो बच्चे X विड्रॉ करता है 12,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। तो बच्चे मेरे को बता सकते हो X ने कब कब विड्रॉ करा होगा। तो मैंने डेट यहाँ पे लिखा, और डेट क्या क्या होनी चाहिए। तो बच्चे मैंने सबसे पहले जो डेट लिखी वो क्या होगी, 1 अप्रैल को होना चाहिए। बच्चे 6 मंथ्स मतलब एक साल में 12 महीने होते तो 2 बार मैक्सिमम 6 मंथ्स आ सकता है। और बच्चे बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको और अच्छे से देखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो बच्चे एक तो ये 6 मंथ का पीरियड हो गया और एक ये 6 मंथ्स का पीरियड हो गया। और बच्चे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, मतलब एक तो हो गया हमारा 1 अप्रैल और दूसरा बच्चे हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 अक्टूबर। बच्चे 2 डेट्स निकल के आई, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर। और बच्चे अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है, अमाउंट अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना विड्रॉ कर रहा है, 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज यहाँ पे भी विड्रॉ कर रहा है। तो बच्चे मैंने अगर पीरियड निकालना चाहा तो पीरियड क्या निकल के आएगा, पीरियड यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो बच्चे अप टू 31 मार्च कितने हो जाएंगे, 12 मंथ्स हो जाएंगे। और अप टू 31 मार्च कितने हो जाएगा, 6 मंथ्स हो जाएगा। तो बच्चे मैं अगर प्रोडक्ट निकालता हूँ तो कितना आएगा, 12,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1,44,000 और 12,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72,000। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2,16,000। ये बच्चे मेरा क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया। और बच्चे मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 2,16,000 इंटू 12% इंटू 1/12। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ₹2160। मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी, 2160। तो बच्चे ऐसे मैं अनलिमिटेड केसेस बना सकता हूँ और अनलिमिटेड क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। तो बच्चे बस हमें समझना है कि कब हमने विड्रॉ करना है और कितने मंथ्स की ड्राइंग्स मेरे को चार्ज करनी है, मतलब कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मेरे को चार्ज करना है ड्राइंग्स में, ये मेरे को मालूम होना चाहिए। कब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, कितने अमाउंट की ड्राइंग कर रहा हूँ और मेरे को कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगर ये सब मैंने निकाल लिया तो बच्चे मैं प्रोडक्ट मेथड लगा सकता हूँ। तो बच्चे अगर मैं फिर से बोलना चाहूँ तो मैं अपने ड्राइंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स और बच्चे इररेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट इररेगुलर इंटरवल्स। तो बच्चे रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं और हर महीने विड्रॉ करते हैं।
ठीक है, हर महीने या हर क्वार्टर विड्रॉ करते हैं। तो बिगनिंग ऑफ मंथली और क्वार्टरली, मंथली और क्वार्टरली में 3 केसेस अराइज होते हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड। तो बच्चे मंथली के केस में क्या होता है, अगर मैं मिडिल में कर रहा हूं तो 6/12, अगर मैं बिगनिंग में कर रहा हूं तो 6.5/12 और अगर मैं एंड में कर रहा हूं तो 5.5/12। और बच्चे क्वार्टर के अगर मैं मिडिल में कर रहा हूं तो 6/12 और बच्चे क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा हूं तो 7.5/12 और क्वार्टर के एंड पे कर रहा हूं तो 4.5/12। उसके बाद बच्चे इररेगुलर ड्राइंग्स एट इररेगुलर इंटरवल्स में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बातें और बताई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में, अगर पर एनम दे रखा हुआ है और फिक्स्ड अमाउंट दे रखा हुआ है, ठीक है, पर एनम दे रखा हुआ है और फिक्स्ड अमाउंट दे रखा हुआ है, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे या फिर 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। फिर बच्चे अगर पर एनम नहीं दे रखा है तो हम लोग पूरे के पूरे ईयर की ड्राइंग्स निकाल देंगे, फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो बच्चे इतना ही था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। तो बच्चे होमवर्क में आपको क्वेश्चंस मैं कौन कौन से दे रहा हूँ, यहाँ पे होमवर्क में मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो बच्चे जितने क्वेश्चंस अभी मैंने केसेस कराए हैं उसी में से सब के सब ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती तो आप मेरे को पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो चलो बच्चे अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मेरे को एक बात और आपको बतानी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, कि उस पर जर्नल एंट्रीज हमें क्या पास करनी होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमें क्या पास करनी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में। तो बच्चे जर्नल एंट्रीज में अगर पास करना चाहूँ तो क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, फिर हम लोग पार्टनर से वो क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो बच्चे क्या क्या एंट्रीज बनेंगी अगर मैं लिखना चाहूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्योंकि बच्चे वो क्या है, फर्म को पैसा रिसीव हो रहा है, किससे, पार्टनर से रिसीव हो रहा है, तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं क्या कर दूंगा, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दूंगा। फिर बच्चे मेरे को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने पार्टनर से चार्ज करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चे मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा सबसे पहले। फिर बच्चे मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो बच्चे ये 2 जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो चलो बच्चे अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं, और फिर से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज फिर से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वापस लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो सर आप बार बार वापस क्यों लेकर जाते हो, आप पहले ही क्यों नहीं सब कुछ बता देते हो। कि बच्चे मेरे को धीमे धीमे टॉपिक आपके अंदर डालना है, धीमे धीमे आपके अंदर टॉपिक आपके अंदर डालना है। तो मेरे को धीमे धीमे कुछ टॉपिक्स धीमे धीमे इंट्रोड्यूस करने हैं, फिर से मेरे को लेकर उस टॉपिक्स में वापस आपको बार बार लेकर आना पड़ेगा। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे पहले, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्टिंग करते थे, तो यहाँ पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स होती थी, इनडायरेक्ट इनकम्स को मैं क्या कर देता था, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देता था। और बच्चे जो मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो मैं कहाँ पे डेबिट कर देता था, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे डेबिट कर देता था। फिर बच्चे जो मेरा रिजल्ट आता था वो क्या होता था, नेट प्रॉफिट।
और बच्चे यही नेट प्रॉफिट मैं कहाँ पे ट्रांसफर करता था? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं क्या करता था? इसको ट्रांसफर कर देता था। तो बच्चे जब मैं अपने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करता था, तो मेरे को ये इंश्योर करना होता है कि बच्चे जो ये नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है, ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है वो एक करेक्ट नेट प्रॉफिट है। जो ये नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है वो क्या है? करेक्ट नेट प्रॉफिट है। ये मेरे को इंश्योर करना है। सर करेक्ट नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? बच्चे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं और बच्चे वो एडजस्टमेंट्स हमें नेट प्रॉफिट में इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। तो इसके लिए बच्चे हमें दो वर्ड्स को बहुत जरूरी से समझने की जरूरत है। बच्चे दो वर्ड्स हमारे एक यूज होते हैं, एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और बच्चे जो दूसरा वर्ड होता है मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट जो खर्चे मैं लिख रहा हूं, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो भी मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो मेरे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बच्चे जो मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और बच्चे जो मेरे बिजनेस के एप्रोप्रिएशंस होते हैं, मतलब जब मैं अपने प्रॉफिट्स को बांटता हूं, प्रॉफिट्स के बांटने को मैं क्या बोलता हूं? एप्रोप्रिएशन बोलता हूं। और बच्चे प्रॉफिट से अगर मैं एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तो वो बच्चे मेरे क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो बच्चे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है मेरा, वो हमेशा कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्योंकि वो बच्चे बिजनेस के मेरे एक्सपेंसेस होते हैं। तो कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मैंने अर्न करा है, जो नेट प्रॉफिट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अर्न करा है वो मेरे को दे देगा। और हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस माइनस ना करे हो या फिर कुछ इनकम्स इनकॉर्पोरेट ना करी हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। मेरे को एक सही नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो मैं अपने पार्टनर्स में बांट सकूं आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस मैं डिडक्ट करना भूल गया हूं, कुछ इनकम्स में लेना भूल गया, तो अगर एक्सपेंसेस मैंने डिडक्ट नहीं करे तो मैं प्रॉफिट से पहले एक्सपेंसेस माइनस करूंगा और इनकम्स ऐड करूंगा, तब मैं अपने करेक्ट नेट प्रॉफिट पे आ पाऊंगा, ठीक है, करेक्ट नेट प्रॉफिट पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ पाऊंगा। तो बच्चे एक बात तो हमने आज ये समझी कि हमें अपना जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, अपना जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? करेक्ट नेट प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। फिर बच्चे दूसरी बात हमने ये समझी कि हमारे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? मेरे बिजनेस के खर्चे, मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं मेरे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। और बच्चे जो हमारे एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं? मेरे प्रॉफिट्स को बांटना। मैं अपने प्रॉफिट्स को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे जितने भी एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट के वो कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। और जितने चार्जेस है वो कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे मेरे दो डिफरेंसेस बन के तैयार हो गए, ठीक है, दो डिफरेंसेस यहाँ मेरे बन के तैयार हो गए। तो बच्चे एक आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में क्या रहेगा? डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको लिखना होगा। डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। पहली चीज तो ये हो गई बच्चे, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको लिखने होंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मेरा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मेरा क्या होता है? बांटना प्रॉफिट को, प्रॉफिट को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज हमें मालूम होनी चाहिए, हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो बच्चे जब हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बच्चे क्या जर्नल एंट्री हम लोग पास करते होंगे? आप मेरे को बता सकते हैं? आप मेरे को बता सकते हैं कि हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं
जब हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आता है ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे जनरल एंट्री लिखना, फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे मैं अपने नेट प्रॉफिट को कहां से लेकर आ रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर आ रहा हूं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आता हूं। ठीक है, तो बच्चे मेरे को इंश्योर करना है, अगर मेरा प्रॉफिट सही नहीं दे रखा है तो सबसे पहले मेरे उसको सही करना है, फिर उसके बाद ही मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आऊंगा। तो बच्चे प्रॉफिट को सही करने के लिए या तो हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट में प्लस माइनस करके शो कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको एक वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं छोटा सा, या फिर वर्किंग नोट में मैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एक करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ठीक है, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आज हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को मैं अगले टर्न में आगे और लेकर चलूंगा, और जो मेरे नेसेसरी जो बाकी जो जितने ट्रीटमेंट्स बचे हुए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, सैलरी कमीशन जो बचा हुआ है पार्टनर का, जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, तो हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में आ पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बस नेक्स्ट क्लास तक और आप वेट करो, मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपके अंदर डाल चुका हूँ, फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे मेरे जो 2 टॉपिक्स और बचे रह जाएंगे, वो कौन से होंगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स और बच्चे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो मान के चलो मेरे को अभी अप्रॉक्स 3 क्लासेस अप्रॉक्स मेरे को और लगनी चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, 3 क्लासेस या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 क्लासेस। ठीक है, तो अभी हम लोगों के कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो चलो बच्चे फिर आज के लिए हम लोग इतना लगते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को और आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।